साथियों, चाइल्ड कस्टडी एक ऐसा सेंसिटिव विषय है। माँओं को हमने एक एक दिन के लिए तड़पते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, क्योंकि जब एक माँ से बच्चा छिनता है तो अधिकांश केसों में माँ की हालत तो बहुत ख़राब होती है। हालांकि कुछ केसों में फादर को भी हमने बहुत परेशान होते हुए देखा है। अपवाद तो दोनों तरह हैं, चाहे फादर हो या मदर हो। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ बच्चे की कस्टडी का केस 2-2 साल और 3-3 साल खिंच जाता है लंबा, कानूनी जटिल प्रक्रिया के कारण, तो उसके लिए क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जो 2 साल और 3 साल की जो लंबी लड़ाई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, उसको पास ओवर कर दिया जाए? तो हाँ, ऐसी भी प्रक्रिया है, उसको हम बताएंगे। और दूसरा, अगर आप हिंदू हैं तो आपको किस सेक्शन के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं, चाहे लेडीज हों चाहे जेंट्स हों, 2 आपके लिए एक्ट बनाए गए हैं। दोनों एक्ट हिंदू के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो जेंट्स को किस एक्ट के अंतर्गत जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वकील की गलती की वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं और ज़िंदगी भर वो सुधार नहीं हो सकता, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो आपको किस एक्ट के अंतर्गत जाना है, अगर आप महिला हैं तो किस एक्ट के अंतर्गत जाना है, और जेंट्स हैं तो किस एक्ट के अंतर्गत जाना है, ये भी बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतल, एडवोकेट हाई कोर्ट, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय है बहुत ही सेंसिटिव, चाइल्ड कस्टडी के बारे में। ऐसा विवाद अधिकांश केसों में तब उत्पन्न होता है जब पति पत्नी में डिस्प्यूट हो जाता है। पति पत्नी के डिस्प्यूट का जो खामियाजा है, अंतिम रूप से बच्चे को भी झेलना होता है, और बच्चा उन दोनों की लड़ाई में बेवजह बिना किसी गलती के पिसता रहता है। तो ये बहुत ही विवादित विषय है, और इसके बारे में सभी केस लॉ का, सेक्शंस का, और जो जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के जो महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, उनका स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, अगर आप हिंदू हैं तो 2 एक्ट आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। पहला एक्ट है गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का है, और दूसरा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये 1956 का है। दोनों ही एक्ट के अंतर्गत आप कस्टडी सूट फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। मगर हमको ये देखना होगा कि बच्चे की कितनी एज के संबंध में कौन से एक्ट में, किस धारा में हमको जाना चाहिए, और किस एज के बच्चे के संबंध में हमको किस धारा में जाना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जो सेक्शन 6 है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, उसके अंतर्गत जो गार्जियन माना गया है वो फादर को माना गया है, और जहाँ बच्चे की एज 5 साल से कम है वहाँ उसका संरक्षक मदर को माना गया है। तो वर्ड यूज हुआ है ऑर्डिनरली, इसका मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस रूल के खिलाफ भी डिसीजन हो सकते हैं। मगर जो दूसरा एक्ट है गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का, उसमें माता पिता दोनों को समान रूप से संरक्षक माना गया है। और अगर मैरिड फीमेल चाइल्ड है, अगर मैरिड फीमेल है तो उसके संबंध में दोनों ही एक्टों में हस्बैंड को संरक्षक माना गया है। गार्जियन जो माना गया है वो हस्बैंड को माना गया है। मगर जहाँ अनमैरिड बच्चे की बात आती है तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक्ट में डिफरेंस है। वहाँ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के अंतर्गत अगर बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो पत्नी को उसमें संरक्षक माना जाएगा, और अगर 5 साल से ज़्यादा एज है बच्चे की तो फादर को संरक्षक माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखना होगा कि हम हिंदू हैं, जो संरक्षकता के लिए या कस्टडी के लिए हम क्लेम करना चाह रहे हैं, तो हमें ये दोनों ही एक्ट हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। हम हिंदू लॉ के अंतर्गत भी जा सकते हैं, और जो दूसरा एक्ट है 1890 का, उसके अंतर्गत भी जा सकते हैं। अगर आप लेडीज हैं और लेडीज की तरफ से आप कस्टडी मांग रहे हैं और बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, तो सीधा सीधा हमको ये देखना चाहिए कि हमें हिंदू लॉ का सहारा लेना है। हमें दूसरा एक्ट जो 1890 का है उसका सहारा नहीं लेना है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट सेक्शन 6 के अंतर्गत हमको अप्लाई करना है। उसका हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हम महिला हैं और बच्चे की एज 5 वर्ष से कम है तो ये गलती नहीं करनी है। 1890 वाले एक्ट में वहाँ सेक्शन 25 में
एप्लीकेशन पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष। अब ये जुडिक्शन दे दिया गया है फैमिली कोर्ट्स के लिए। तो इस समय तो फैमिली कोर्ट्स बना दिए गए हैं, फैमिली कोर्ट्स में जुडिक्शन है, मगर ये हमको देखना है कि अगर हम माँ हैं और हम हिंदू हैं तो हमारी तरफ से जो एप्लीकेशन पड़ेगा वो हिंदू लॉ का जो एक्ट है 1956 का, उसके अंतर्गत पढ़ना चाहिए, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। और अगर हम पिता हैं, अगर हम फादर हैं, तो हमको हिंदू लॉ के अंतर्गत नहीं आना है। अगर हमको फादर की तरफ से अप्लाई करना है तो हमको गार्जियनशिप वार्ड्स एक्ट 1890 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत अप्लाई करना चाहिए, अगर बच्चे की एज 5 साल से कम है। क्योंकि उस एक्ट में 1890 का जो एक्ट है उसमें बच्चे की एज के संबंध में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। वहाँ किसी भी एज का बच्चा हो सकता है, माइनर होना चाहिए बस, चाहे बच्चे की एज 5 साल से कम हो या 5 साल से ज़्यादा हो, उसमें कोई अंतर किसी तरह से नहीं किया गया है। तो अगर हम फादर हैं और फादर की तरफ से क्लेम कर रहे हैं तो वहाँ हमको अप्लाई करना होगा 1890 के एक्ट के अंतर्गत, वहाँ उसका हमको बेनिफिट मिलेगा। फीमेल मैरिड जो चाइल्ड है उसके संबंध में दोनों एक्ट में समान प्रावधान है, वहाँ हस्बैंड ही उसका संरक्षक माना गया है, चाहे वो हिंदू एक्ट के अंतर्गत हो या गार्जियनशिप वार्ड्स एक्ट के 1890 के अंतर्गत हो, तो वहाँ समानता है, दोनों एक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। मगर जहाँ बच्चे की उम्र 5 साल से कम है और आप हिंदू हैं तो वहाँ ऑर्डिनरली जो गार्जियन मानी जाएगी वो मदर मानी जाएगी। तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि हम माँ की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन या फादर की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हम हिंदू हैं। हिंदू लॉ के अंतर्गत जो एक्ट है उसके अंतर्गत सेक्शन 6 अप्लाई होता है, 6 के अंतर्गत एप्लीकेशन पड़ती है फैमिली कोर्ट के समक्ष, और गार्जियनशिप वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 25 के अंतर्गत एप्लीकेशन पड़ती है। और 25 ये कहता है कि अगर माइनर चाइल्ड है, माइनर बच्चा है, वो अगर अपने संरक्षक की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से अगर किसी व्यक्ति के साथ रहता है तो कोर्ट उसको छीन करके उस व्यक्ति से, जो लीगल गार्जियन है, नेचुरल गार्जियन है, उसको उस बच्चे को दिलवा सकता है। भले वो अपनी इच्छा से रहता है किसी दूसरे के साथ जो उसका गार्जियन नहीं है, मगर फिर भी जो गार्जियन है, लीगल गार्जियन है, उसकी गार्जियनशिप समाप्त नहीं हो जाएगी। ऐसे बच्चे को गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके, और जो लीगल गार्जियन है, नेचुरल गार्जियन है, उसको दिलवा सकता है कोर्ट। मगर एक वर्ड दोनों ही एक्ट में यूज हुआ है, चाहे वो हिंदू लॉ का 1956 का एक्ट हो या दूसरा एक्ट 1890 वाला हो। ये वर्ड है स्पेशली वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, बच्चे का जो भविष्य है, उसकी सुरक्षा है, उसका जो कल्याण है, उसको दोनों ही एक्ट के अंतर्गत कोर्ट को देखना होगा। जब भी गार्जियनशिप कोर्ट को डिसाइड करनी होगी तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि बच्चे का कल्याण किस में है, चाहे वो फादर को दिलाए कस्टडी या मदर को दिलाए। प्राथमिकता ये रखी जाएगी कि बच्चे का जो फ्यूचर है वो कहाँ उसमें सुधार आना है, कहाँ उसको सुरक्षा मिलनी है, कहाँ उसको खाने पीने की, पढ़ाई की और सोशल स्टेटस उसका कहाँ से अच्छा होना है, कहाँ से उसकी जो लाइफ है, उसका जीवन स्तर है, उसमें सुधार आना है। तो ये कोर्ट को डिसाइड करना होगा। तो जो ऑर्डिनरली जो वर्ड दे दिया गया, इसको कोर्टों ने अपने अपने तरीके से उसको बाद में इंटरप्रिटेशन किया। इस वर्ड के इंटरप्रिटेशन के पश्चात ऐसे केसेज आए हैं जिनमें छोटे बच्चों की कस्टडी जो 5 साल से कम एज के थे फादर को दे दी गई, और ऐसे केसेज भी आए हैं जिसमें 10 साल के बच्चे की, 12 साल की बच्चे की कस्टडी मदर को दे दी गई। फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज के आधार पे, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के आधार पे जो ग्राउंड उसमें लिया गया वो यही लिया गया, क्योंकि कानून के हिसाब से अगर हिंदू लॉ में देखा जाए तो 5 साल से अधिक की उम्र के जो बच्चा है उसकी संरक्षकता माँ को नहीं मिल सकती, मगर फिर भी कोर्ट्स के द्वारा दिलाई गई, और इस आधार पर कि बच्चे का जो वेलफेयर है, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, उस ग्राउंड को रखते हुए कस्टडी दिलाई गई। इसके अलावा एक और सबसे जटिल जो क्वेश्चन उठता है, चाहे वो फादर हो या मदर हो, जब बच्चा अलग होता है किसी की भी कस्टडी से, तो अधिकांश केसों में हमने देखा है कि जब बच्चा माँ से अलग होता है तो माँ के लिए एक एक दिन भारी पड़ता है। बच्चे के लिए एक एक दिन उसके लिए बहुत कई सालों की बराबर निकलता है, बच्चे के लिए वो बहुत तड़पती है। हालांकि इसका अपवाद भी है,
ऐसा नहीं है, फादर को भी हमने बच्चे के लिए रोते देखा है, मगर अधिकांश केसेज में माँ को कुछ ज़्यादा लगाव होता है, अधिकांश छोटे बच्चों के लिए जहाँ तक है। तो उसको एक एक दिन छोटे बच्चे के लिए, जहाँ बच्चे 1 साल का है या 2 साल का है, 1.5 साल का है, 3 साल का है, इतनी छोटी एज में तो माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हालांकि इसका अपवाद भी है, माएँ 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को छोड़ करके चली गई हैं, किसी के साथ उन्होंने कुछ ध्यान भी नहीं दिया और फादर उनको पाल रहा है। तो अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं है, मगर अधिकांश केस में हमने देखा है। तो जहाँ बच्चे के लिए एक एक दिन भारी पड़ता है, वहाँ ये जो एक्ट हैं दोनों, इनके अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रक्रिया है, बड़ी जटिल प्रक्रिया है। उसमें एप्लीकेशन फाइल होता है, इसके बाद सम्मन जारी होता है, कई कई डेट्स पे सम्मन जो इश्यू होता है वो वहाँ तामील नहीं हो पाता है, दूसरी अपोजिट पार्टी पे तामील हो भी जाता है तो दूसरी पार्टी कई डेट से ऐसे ही टाल देती है, हाजिर नहीं होती है। और जब दोनों पार्टी हाजिर होती हैं तो फिर से एविडेंस लिया जाता है, एविडेंस पे चलता है कि पहले जो वादी है उसकी साइड से एविडेंस लिए जाते हैं सारे, जो भी वो अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करे या किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट कराना चाहे उसके संबंध में, उसका एविडेंस होता है। उसका एविडेंस हो जाने के बाद दूसरी जो पार्टी है उसका सारा एविडेंस लिया जाता है। तो एविडेंस चलता है, सारी प्रक्रियाएं होती हैं, फिर डेट्स पड़ती हैं, फिर और भी कुछ दिक्कतें आती हैं, कभी कोर्ट्स खाली है, कभी कुछ दिक्कतें। तो स्पेशली हमने यूपी में देखा है, उत्तर प्रदेश में 2 साल 3 साल, किसी किसी केस में 4 साल तक खिंच जाती हैं, केस डिसाइड नहीं हो पाता कस्टडी का। तो जहाँ एक जो संरक्षक है, जो माता या पिता है, उसको जहाँ एक एक दिन बच्चे के लिए भारी पड़ता है, वो इतने साल कैसे इंतजार करे। इस प्रक्रिया को भी क्या बाईपास करने का कोई प्रोसीजर है? तो वो है। तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि वो भी प्रोसीजर है, और जहाँ 1 से 1.5 महीने में हमने केसेज को फाइनल होते हुए देखा है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जाना ही नहीं है, उसके लिए दूसरी प्रक्रिया है, आपको सीधे हाई कोर्ट में आना है। हाई कोर्ट के समक्ष आर्टिकल 226 के अंतर्गत हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल होती है। उसमें ये प्रेयर होती है कि मेरी लीगल गार्जियनशिप से, नेचुरल गार्जियनशिप से बच्चे को छीन लिया गया है या बच्चा चला गया है, उससे मुझे दिलवाया जाए। तब अपोजिट पार्टी को हाई कोर्ट से डायरेक्शन होता है, और उसको डायरेक्शन के बाद बच्चे को पेश करना है, उसकी मजबूरी होती है। बच्चे को कोर्ट में पेश किया जाता है, बच्चे का हाई कोर्ट में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, पूछा जाता है, बच्चे को समझा जाता है, उसकी भावनाओं को देखा जाता है पूरा, और हाई कोर्ट उस पर पूरा अवलोकन करने के पश्चात डिसाइड करता है कि बच्चे को वास्तव में फादर को दिया जाए या मदर को दिया जाए। तो इस तरह से उस प्रक्रिया को बाईपास भी किया जा सकता है, जो लंबी प्रक्रिया है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन दोनों वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इस संबंध में जो भी आपके डाउट होंगे कस्टडी के संबंध में, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो कोई भी अगर और डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि अगर इस तरह का कोई कस्टडी का केस चलने वाला है या चल रहा है, तो अगर आप फादर हैं तो आप पहले से क्या क्या आपको तैयारी करनी है, क्या क्या एविडेंस कलेक्ट करनी है उसके लिए, जिससे आप उस केस को जीतेंगे। और अगर आप मदर हैं तब आपको क्या क्या एविडेंस पे ध्यान रखना है, क्या क्या कलेक्शन आपको करना है, क्या क्या एविडेंस आपको इकट्ठे करने हैं अपने केस को जीतने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।